अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद ली जाती है ये डिस्कस करेंगे, और हम लोग जो है इसका जो आर्टिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला उसको हम लोग अखज करेंगे इस वीडियो में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक प्रॉब्लम को भी हल करेंगे जिसका ताल्लुक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके और हम लोग आपको फ्री जो है वो साइंस की कोचिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके अपने ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल के जरिए। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जानने से पहले हमको आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए कि ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि आइसोलेटेड सिस्टम की कि होता क्या है, ये बनाया कैसा जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि जब दो या दो से ज्यादा अजसाम आपस में टकराते हैं, ठीक है, और उन पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती तो फिर वो सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। तो देखो यहां पे अगर आप लोग इस तरह की सिचुएशन अपने माइंड में क्रिएट कर ली है अपने आइसोलेटेड सिस्टम के मुतालिक और आप लोग समझ रहे हो कि आइसोलेटेड सिस्टम बन गया है, तो देखते हैं क्या बन पाता है या नहीं बन पाता हमारी डेफिनेशन के मुताबिक। मान लीजिए ये एक बाइसाइकिल है और रोड पे ये ऐसे जो है वो हरकत कर रहा है और सामने से एक गाड़ी आ जाती है, यानी एक कार आ जाती है, और इस कार और बाइसाइकिल की यानी साइकिल की जो है दोनों की टक्कर होती है। तो साइकिल इस कार पर फोर्स लगाता है, कार इस साइकिल पर फोर्स लगाती है। तो क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम बन चुका है? तो आप लोगों ने सोचना है बच्चों कि यहां पे कोई ऐसी फोर्स भी है जो कि इन दो फोर्सेस यानी जो साइकिल कार पे लगा रहा है और कार जो है साइकिल पे लगा रही है, क्या तीसरी फोर्स भी ऐसी है जो इन ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही है या नहीं? तो ये बताना है आपने सोच के। अगर तो ये तीसरी कोई फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स पे अमल कर रही है, यानी बैरूनी कोई फोर्स इन ऑब्जेक्ट के अलावा कोई बैरूनी फोर्स अमल कर रही है, तो फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अगर नहीं कर रही तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बन चुका है। तो फटाफट से आप लोग सोचो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे सकते हो या नहीं। एक बार फिर मैं आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर देता हूं कि ये कैसा सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा अजसाम आपस में टकराते तो हैं लेकिन कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। तो आप लोगों ने इस सिचुएशन को अच्छे से अपने जहन में सोचना है और सोच के आप लोगों ने कमेंट मुझको करके जरूर बताना है क्या रोड पे चलती हुई एक कार और एक साइकिल की जब टक्कर होती है क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है या नहीं बनता। तो ये आपने सोच के मुझे बताना है। तो दोस्तों हम लोग अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर लेते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपस में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब टकराते हैं तो उनका कुल मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी उनके मोमेंटम में तब्दीली नहीं आती। हम यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें दो ही ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों जो है बॉल्स हैं और ये आपस में टकराती हैं लेकिन कोई भी बैरूनी फोर्स इन पर अमल नहीं करती, तो लिहाजा ये क्या बन गया है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम बन गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बॉल 1 है उसका मैस जो है वो m1 है और बॉल 2 का मैस जो है वो m2 है। अब मान लीजिए जो मैस m वाली बॉल है ये इब्तदाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी u1 से हरकत कर रही है और जो मैस 2 वाली बॉल है ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से हरकत कर रही है।
अब दोस्तों देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट हरकत में है यानी मोशन में है, तो हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मैस m वाले जिस्म में मोशन की मकदार की, तो वो दोस्तों होगी यहां पे, यानी मोमेंटम जो है मैस m जिस्म का वो होगा m1u1। ठीक है, यानी हम लोग इस बात को जानते हैं कि मोशन की मकदार यानी मोमेंटम अगर हमने किसी जिस्म का मालूम करना है तो हम लोग उसको मैस और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मैस 2 है, इसका हमने मोमेंटम फाइंड करना है, तो ये होगा m2u2। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, कुल मोमेंटम फाइंड करना है इन दोनों ऑब्जेक्ट का, यानी टकराने से पहले क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग कुल मोमेंटम जो है उसी वक्त फाइंड कर पाएंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट का, जब हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम्स को आपस में जमा कर देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो अब दोस्तों इन दोनों ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले का कुल मोमेंटम जो होगा वो ये होगा m1u1 प्लस m2u2। अब दोस्तों मान लीजिए जो हमारे पास बॉल है जिसका मैस m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 जो है मैस 2m वाले बॉल से ज्यादा है, यानी u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 से। अब दोस्तों जब u1 जो है u2 से ग्रेटर देन है तो होगा क्या कि ये मैस m वाला जिस्म जो है वो हरकत करता हुआ मैस m2 वाले जिस्म के पास जाके इसके साथ टक्कर खाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा कि ये मैस m वाला जिस्म है और इसकी टक्कर जो है वो होनी है मैस m2 वाले जिस्म से। और ये मैस m वाला जो जिस्म है यानी जो भी बॉल है, ये इस मैस 2 वाले जिस्म बॉल पर एक फोर्स लगाएगी और न्यूटन के कानून के मुताबिक m2 जो है ये मैस, ये भी m1 मैस पर एक फोर्स लगाएगा और ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मकदार में बराबर होंगी लेकिन सिम्मत में मुखालिफ होंगी। और उसके बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो कोई भी बैरूनी फोर्स इस पर अमल नहीं करेगी। तो लिहाजा इनकी जो वेलोसिटी है मैस m1 की और मैस m2 की, वो जो है वो तब्दील हो जाएंगी और तब्दील होकर जो फाइनल वेलोसिटी है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो है यानी मैस m1 की जो है वो v1 हो जाएगी और m2 मास जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो दोस्तों हो जाएगी v2। अब दोस्तों यहां पे हम लोग मालूम करने वाले हैं टकराने के बाद का मोमेंटम। अगर टकराने के बाद का मोमेंटम मैस m का मालूम करें तो वो होगा मैस m1 इंटू v1। और अगर बात करें इस मोमेंटम की यानी मैस m2 वाले जिस्म के मोमेंटम की, तो वो होगा m2 v2। अगर हम लोग बात करें टकराने के बाद जो कुल मोमेंटम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने हासिल किया है, तो वो दोस्तों होगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हमने ये आइसोलेटेड सिस्टम ही डेवलप किया था और जिसमें हम लोगों ने 2 मैस लिए हैं और इन मैसेज पे यानी ये मैस एक दूसरे पर खुद ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन तीसरी फोर्स इन पे कोई भी नहीं लग रही। तो लिहाजा इस सिस्टम में जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टकराने से पहले का जो मोमेंटम है m1 u1 प्लस टकराने के बाद का मोमेंटम m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 यानी टकराने के बाद का कुल मोमेंटम और ये होगा m2 v2। ये दोस्तों मोमेंटम के लॉ के मुताबिक जो है ये इक्वेशन बनती है। और हम लोग यहां से ये बात अखज़ कर चुके हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स का क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अब एक सिचुएशन देखते हैं कि फायर गन से फायर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ
तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फायर किया भी होगा। यानी आप लोग जैसे ही गन से फायर करते हो तो गन कुछ वेलोसिटी हासिल कर लेती है। वो क्यों करती है, ये एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि जब फायर किया जाता है यानी इस तरह से, तो गन पीछे की तरफ झटका खाती है। इसकी वजह क्या है हम लोग ये भी जानने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये एक गन है और मैं गन की रफ सी डायग्राम बना रहा हूं। ऐसे होती नहीं है गन, लेकिन चले मेरी ड्राइंग इतनी खराब है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मैंने रफ सी डायग्राम बना दी है। मान लो कि ये हमारे पास एक गन है और इस गन का जो मैस है वो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बड़े एम से रिप्रेजेंट करेंगे और जो गन जो है फायर करने से पीछे की तरफ झटका खाएगी उसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे बड़े वी से। उसके बाद दोस्तों मान लें कि इस गन के अंदर ये एक गोली है और इस गोली का जो मैस है इसको हम लोग जाहिर करेंगे छोटे एम से और गोली जिस वेलोसिटी से हरकत करेगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं छोटे वी से। अब देखिए दोस्तों ये गन और गन के अंदर गोली जो है दोनों रेस्ट में है तो इनकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। जब इनकी वेलोसिटी 0 होगी यानी अभी तक ऑब्जेक्ट की टक्कर नहीं हुई है, टक्कर उसी वक्त होनी है जब आप लोगों ने ये गन का जो घोड़ा है इसको दबाना है, तो तब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे और फिर गोली क्या करेगी, वेलोसिटी पकड़ेगी जिसकी वजह से गोली में जो है वो मोशन की मकदार आ जाएगी यानी मोमेंटम आ जाएगा। और गन जो है इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए यानी मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक इसको बरकरार रखने के लिए पीछे की तरफ झटका खाएगी यानी रिकॉइल होगी। आई होप बच्चों आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ झटका क्यों खाती है, तो वो इसलिए खाती है ताकि वो अपने मोमेंटम को कांस्टेंट रख सके। अब दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक गन है जिसका मैस जो है वो 5 kg है और जो गोली है गन के अंदर गोली जो है जिसका हमने फायर करना है वो 20 ग्राम की है और जब फायर किया जाता है तो गोली जो है वो 100 मीटर फी सेकंड की जो है स्पीड हासिल कर लेती है या वेलोसिटी हासिल कर लेती है। उसके बाद गन कई रिकॉइल होने की जो है यानी वेलोसिटी वो फाइंड करें जिससे गन जो है पीछे की तरफ झटका खाएगी। तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, सभी पैरामीटर यहाँ पे गिवन है और मोमेंटम के कानून के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि टकराने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू है टकराने के बाद का मोमेंटम। अब टकराने के बाद जो है यानी जैसे ही हमने फायर करना है तो यहां से जो है घोड़े को दबाना है तो दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे और यहां पे जो टकराने के बाद का मोमेंटम है वो होगा m बंदूक का मैस ज़रब बंदूक के रिकॉइल होने की वेलोसिटी प्लस यहां पे दोस्तों हम लोग गोली का मैस ज़रब गोली के जो है वेलोसिटी जो गोली ने पकड़नी है उसका। ये बंदूक का मैस हो गया, ये दोस्तों बंदूक का मोमेंटम हो गया और ये गोली का मोमेंटम हो गया। उसके बाद दोस्तों टकराने से पहले जो है वो दोनों क्या थे, ये 0 थे यानी जो बंदूक का मोमेंटम था वो भी 0 था और गोली का मोमेंटम जो था वो भी 0 था। अब दोस्तों हम लोग इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं, लेकिन यहां पे देखिए गोली का मैस ग्राम्स में है और जब हम लोग इसको केजी में तब्दील करेंगे तो इसको हम लोग 1000 पर डिवाइड कर देंगे और ये जो है वो केजी में किलो में तब्दील हो जाएगा। इससे कैंसिल 2 को 100 पर तकसीम करते हैं तो दोस्तों आता है 0.02 kg। अब दोस्तों यहां पे जो मैस है बंदूक का वो है 5 kg और जो वेलोसिटी बंदूक ने रिकॉइल होते वक्त पकड़नी है यानी झटका खाते वक्त पकड़नी है वो हमने फाइंड करनी है और जो गोली का मैस है वो है 0.02 kg। उसके बाद जो गोली ने वेलोसिटी पकड़नी है वो है 100, ठीक है, मीटर फी सेकंड। उसके बाद दोस्तों यहां पे जो टकराने से पहले का मोमेंटम था वो था 0। अब दोस्तों देखिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू यहां पे दोस्तों आ जाएगा प्लस
ये 100 जो है 0.02 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए ये यहां पे जो है 2 इसको हम लोग इक्वल से दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये मनफी हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 टाइम्स v इज इक्वल टू -2। उसके बाद दोस्तों ये जो 5 है इसको देखें, इसने दूसरी तरफ जाना है तो डिवाइड कर देगा ये, और हमारे पास जो है बंदूक के रिकॉइल होने की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी v इज इक्वल टू -2/5। अब -2 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो -0.4 मीटर फी सेकंड जो है वो आंस आएगा। अब ये जो मनफी की अलामत है ये इस बात को जाहिर करती है कि अगर गोली जो है इस तरह से आगे को जाती है, यानी यहां पे जब फायर करेंगे तो नाली से गोली निकलेगी और वो इस तरफ बढ़ेगी तो बंदूक जो है इसकी मुखालिफ सिमत में ऐसे झटका खाएगी। अगर ये सिचुएशन होती है जिसमें बंदूक का मास 5 kg है और जब फायर किया जाता है और गोली 100 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है और जो गोली है उसका मैस जो है 20 ग्राम है, तो उस वक्त बंदूक के रिकॉइल होने की जो वेलोसिटी होगी वो दोस्तों -0.4 मीटर फी सेकंड होगी। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन, और वो लेक्चर हमारा उसी वक्त आप लोगों को मिल पाएगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।